इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक जंगल के ही अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम र्यूमा होता है। और र्यूमा असल में पूरे 11 साल का है, जो कि इस जंगल के अंदर अकेले ही रहता है। अकेले रहने से मेरा मतलब ये है कि र्यूमा के परिवार का कोई भी आदमी र्यूमा के साथ में इस जंगल में नहीं रहता है। हालांकि र्यूमा के पास में 1000 से भी ज़्यादा स्लाइम्स हैं और वो उन्हीं के साथ में इस जंगल के अंदर रहता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ अनजान लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान होते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उनकी टीम का एक मेंबर किसी अनजान कारण की वजह से घायल हो चुका है और उन लोग के पास में अपने उस आदमी को हील करने के लिए कोई भी मैजिकल पोर्शन या फिर इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ र्यूमा भी अपने खाने के लिए उस जंगल के अंदर कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। वो सामान ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उन लोग की टीम में घायल हुए उस आदमी पे पड़ जाती है और उस आदमी को घायल देख करके र्यूमा उन लोग की मदद करने का फैसला करता है और इसी फैसले के साथ में उन लोग की मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन र्यूमा को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उन सभी लोग को ये लगता है कि र्यूमा एक शिकारी है, जिसके बाद वो सभी लोग अपनी तलवार निकाल करके र्यूमा के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। और उन सभी लोगों को ऐसा करता हुआ देख करके र्यूमा बिना किसी देरी के अपने बैग के अंदर से एक मेडिसिन की बोतल निकालता है, जिसके बाद वो उन सभी लोग को ये बताता है कि इस दवा से उनकी टीम का घायल हुआ वो मेंबर ठीक हो सकता है। हालांकि शुरुआत में उन सभी लोग को र्यूमा की बातों पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी देर तक सोचने के बाद में उन्हीं की टीम का एक मेंबर उस दवा को चेक करने के लिए र्यूमा के पास जाता है और उस दवा को चेक करने के बाद में उन सभी लोग को ये बताता है कि लड़का सही बोल रहा है और ये दवा पूरी तरीके से सेफ है। जिसके बाद वो अपनी र्यूमा के घायल हुए उस मेंबर को उस दवा को पिला देता है और उस दवा को पीते ही वो आदमी थोड़ी देर के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिसके बाद र्यूमा उन सभी लोगों को अपने घर पे आराम करने के लिए इनवाइट करता है और र्यूमा के इस ऑफर पे वो सभी लोग र्यूमा की बात मान के उसके घर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वो सभी लोग र्यूमा के पीछे पीछे र्यूमा के घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते वो लोग एक पहाड़ के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं और वहां तक पहुंचने के बावजूद भी उन लोग को इस जंगल के अंदर कहीं भी र्यूमा का घर नहीं दिखता है। और इस सिचुएशन को देख करके वो लोग र्यूमा से ये पूछने लगते हैं कि आखिर उसका घर है कहाँ पे। और उन सभी लोग की इस बात को सुन करके र्यूमा एक मैजिकल स्पेल को इस्तेमाल करता है और उसका ऐसा करते ही उस पहाड़ के अंदर एक रास्ता बन जाता है। और उस रास्ते को देख करके उन सभी लोग को ये समझ में आ जाता है कि र्यूमा ने अपनी मैजिकल स्पेल से अपने घर के सामने इस पहाड़ को एक बैरियर की तरह बनाया है, जिससे कोई भी आदमी उसकी मर्जी के बिना उसके घर तक ना पहुंच पाए और वो शांति से इस जंगल के अंदर अपनी ज़िंदगी को जी पाए। आगे फिर वो सभी लोग र्यूमा के घर में जाते हैं और घर के अंदर पहुंचने के बाद में उन सभी लोग के कैप्टन खुद को र्यूमा के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ये बताते हैं कि उनका नाम रेनहार्ड जमील है, जो कि जमील डुगी के रूलर हैं। और खुद को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ वो अपनी टीम के सभी लोगों को भी र्यूमा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सभी लोग के नाम होते हैं कैमिल, जिल, जेफ और ह्यूगस। और खुद को और अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराने के बाद में वो र्यूमा से उसके बारे में पूछते हैं और उसके बारे में पूछने के साथ साथ उससे कई सवाल भी करते हैं। और वो सवाल ये होते हैं कि वो इस जंगल में अकेला कब से रह रहा है, उसके परिवार वाले कहाँ हैं और उसे इतनी छोटी उम्र में मैजिक कैसे आता है। और उनके इन सवालों को सुन करके र्यूमा थोड़ा हिचकिचाता है, जिसके बाद थोड़ी देर तक सोचने के बाद में एक गहरी सांस के साथ वो उन्हें उनके सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे पहले वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और इंट्रोडक्शन देने के बाद में वो उन्हें उनके सवालों के जवाब देना शुरू करता है। वो उन्हें ये बताता है कि उसने मैजिक करना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा था, जो कि उसके साथ में इसी जंगल में रहा करते थे। लेकिन आज से 3 सालों पहले ही अचानक एक अनजान लड़ाई के दौरान उन दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो इसी जंगल के अंदर अकेले ही रह रहा है। और र्यूमा के पास्ट के बारे में जान करके उन सभी लोगों को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद काफ़ी देर तक सोचने के बाद में कैमिल अपने बक्से के अंदर से एक जादुई बॉल को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो र्यूमा से अपने हाथ को उस बॉल पे रखने को कहती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि इस बॉल पे हाथ रखने की वजह से र्यूमा को ये पता चल जाएगा कि उसके पास कौन कौन सी मैजिकल स्किल मौजूद हैं, क्योंकि जंगल के अंदर जिंदा रहने के लिए एक ताकतवर मैजिकल स्किल का होना ज़रूरी है। और अगर तुम्हारे पास कोई ताकतवर मैजिकल स्किल नहीं होगी तो तुम इस जंगल में अपनी जान बचा करके नहीं रह पाओगे और कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा
जब एक मॉन्स्टर तुम्हें मार करके अपना पेट भर रहा होगा। जिसके बाद कैमल की बात मान करके र्यूमा उस बॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके उस बॉल पे हाथ रखते ही वो बॉल ब्लू कलर में चमकने लगता है। जिसके बाद कैमल उसे ये बताती है कि उसके पास बहुत सारे तरीके की मैजिकल स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उसके पास कोई भी कॉम्बैट मैजिकल स्किल नहीं है। कॉम्बैट मैजिकल स्किल्स वो मैजिकल स्पेल्स होते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी मीस से लड़के उन्हें हरा सकते हो। साथ ही साथ उन्हीं मैजिकल स्किल्स की मदद से आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। हालांकि अफसोस की बात यह है कि र्यूमा के पास में ऐसी कोई भी मैजिकल स्किल मौजूद नहीं है और इस चीज़ को देख करके वो सभी लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ह्यूगस पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसके ठीक हो जाने की वजह से वो सभी लोग वापस से अपने शहर वापस जा रहे हैं। और उन सभी लोग के वहाँ से जाने के बाद में हमें ये बताया जाता है कि र्यूमा ने उन सभी लोगों के साथ में झूठ बोला है। असल में र्यूमा के तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स थे ही नहीं और आज से 3 सालों पहले र्यूमा के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बल्कि र्यूमा खुद मरा था। असल में हुआ ये था कि आज से 3 सालों पहले र्यूमा एक कंपनी के अंदर एक नॉर्मल एम्प्लॉय था जिसकी एक रात को डिप्रेशन की वजह से मौत हो गई थी। जिसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन ने र्यूमा को एक अच्छी और बेहतर जिंदगी देने के लिए उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरी दुनिया में 8 साल के बच्चे के रूप में रिइंकार्नेट कर दिया था। और इस दुनिया में रिइंकार्नेट होने के बाद में र्यूमा को ये पता चला कि वो इस दुनिया में मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है और मैजिकल पावर से उस स्लाइम को अपने काबू में कर सकता है। जिसके बाद वो अपने इसी पावर का इस्तेमाल करके स्लाइम्स को अपने काबू में करना शुरू कर देता है और बस 3 सालों के अंदर ही वो 1000 से भी ज़्यादा स्लाइम्स को अपने काबू में कर लेता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियनहार्ट अपने पूरे परिवार के साथ में र्यूमा को पिछली बार उनकी मदद करने के लिए पूरे दिल से थैंक यू बोलने के लिए आया हुआ है। और थैंक यू बोलने के साथ साथ वो र्यूमा को ये भी बताता है कि इस बार वो इस जंगल के अंदर बहुत सारे स्लाइम्स को पकड़ने के लिए आया है। इसीलिए वो र्यूमा से ये जानना चाहता है कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा स्लाइम आखिर कहाँ इकट्ठा होते हैं। और रियनहार्ट के इस सवाल को सुन करके र्यूमा उसे ये बताता है कि इस जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा स्लाइम नदी के पास इकट्ठा होते हैं, जो कि शाम के समय नदी के पास में पानी पीने के लिए आते हैं। आगे फिर वो सभी लोग र्यूमा की बात मान करके नदी के किनारे स्लाइम्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। हालांकि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे स्लाइम्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्हें एक स्लाइम मिल जाता है जिसे पकड़ करके वो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और वापस आने के बाद में वो सभी लोग र्यूमा को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं और थैंक्स बोलने के साथ साथ वो लोग उसे अपने साथ अपने शहर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। और उनके इस इनविटेशन पे शुरुआत में र्यूमा उन्हें मना करने लगता है, लेकिन काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वो उन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपने घर में मौजूद सारे सामान को एक आइटम बॉक्स के अंदर रख करके उन लोग के साथ सफ़र पे चलने के लिए निकल पड़ता है। आगे फिर उसी सफ़र के दौरान जब वो लोग एक पहाड़ के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि उस पहाड़ के पास में एक लैंडस्लाइड हो गई है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और उस रास्ते को दोबारा से ओपन करने के लिए उन्हें अर्थ मैजिक की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि उनकी टीम में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जिसे अर्थ मैजिक आता हो और इसी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अगले 3 दिनों तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। और इस चीज़ को देख करके रियनहार्ट और उसकी टीम के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आगे फिर उन सभी को परेशान देख करके र्यूमा उन सभी की मदद करने का फैसला करता है, जिसके बाद वो अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके उस पूरे लैंडस्लाइड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। जिसके बाद वो अपने स्लाइम्स की मदद से उस पूरी लैंडस्लाइड को साफ कर देता है और उसके ऐसा करने की वजह से वो रोड दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि र्यूमा बाकी सभी लोग के साथ में गिम्बल सिटी पहुंच चुका है। और गिम्बल सिटी पहुंचने के बाद में र्यूमा सबसे पहले अपनी स्टेटस आईडी को चेक करने के लिए चर्च के अंदर जाता है। और चर्च के अंदर पहुंचने के बाद में जब वो अपना स्टेटस आईडी चेक कर रहा होता है, तभी वो अचानक से गॉड ऑफ क्रिएशन के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। और गॉड रेल्म में पहुंचने के बाद में वो सभी गॉड्स र्यूमा को ये बताते हैं कि र्यूमा की तरह एक और इंसान है जिसे उन लोगों ने आज से कई सालों पहले पृथ्वी से इस दुनिया में रीइंकार्नेट किया था। और वो इंसान रियनहार्ट के ही एंसेस्टर्स में से एक है और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी र्यूमा की मुलाकात उस इंसान से हो जाए। हालांकि उस इंसान से मिलते समय र्यूमा को इस बात का ध्यान रखना है कि वो गलती से उस इंसान को ये ना बता दे कि वो पृथ्वी से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इससे र्यूमा की मुसीबतें कई गुना बढ़ सकती हैं। और इस बात को बताने के साथ साथ वो उसे एक और ज़रूरी बात बताते हैं
और वो ज़रूरी बात ये होती है कि अगर भविष्य में कभी भी उसे गॉड्स की मदद की ज़रूरत हो या फिर उसे गॉड से कोई भी सवाल पूछना हो तो वो गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए चर्च में आ सकता है और चर्च के अंदर बने हुए एक बॉल के ऊपर हाथ रख के वो गॉड से मेंटली बात कर सकता है। साथ ही साथ वो गॉड से अपने किसी भी सवाल को पूछ सकता है और वो सभी गॉड्स अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी पावर से र्यूमा की मदद कर सकें। और इन सारी बातों को बता करके गॉड ऑफ क्रिएशन दोबारा से र्यूमा को उसके शरीर में वापस भेज देते हैं और अपने शरीर में वापस आने के बाद में र्यूमा उस चर्च के अंदर से अपने स्टेटस आईडी को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है और चर्च से जाने के बाद में वो लोग सीधा एडवेंचरर गिल्ड जाते हैं जहाँ पे र्यूमा एडवेंचरर बनने के लिए अपना टेस्ट देता है और उस टेस्ट के दौरान र्यूमा को 50 उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर 50 तीरों से निशाना लगाना होता है, वो भी बिना किसी निशाने को मिस किए हुए। आसान भाषा में कहूँ तो 50 तीर और 50 निशाने। जिसके बाद र्यूमा बड़ी ही सब्र और शांति के साथ में उस एग्ज़ाम को पूरा करना शुरू करता है और बस थोड़ी ही देर के अंदर वो उस टेस्ट को पूरा करके एडवेंचरर गिल्ड के एग्ज़ाम को पास कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ र्यूमा की आर्चरी स्किल्स को देख करके रियनहार्ट और उसके परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आगे फिर उस एडवेंचरर गिल्ड के मास्टर जिसका नाम वर्गन होता है वो र्यूमा को उसका एडवेंचरर कार्ड देते हैं और उस कार्ड के हिसाब से र्यूमा इस समय एक जी रैंक का एडवेंचरर है और कार्ड देने के साथ साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि रैंक अप करने के लिए उसे एडवेंचरर गिल्ड के मिशंस को कंप्लीट करना होगा और वो जितने कम समय में जितने ज़्यादा मिशंस को कंप्लीट करेगा उतनी ही जल्दी उसे हायर रैंक के एडवेंचरर पे प्रमोट किया जाएगा। आगे फिर वॉर्गन की बात को मान करके वो अपने पहले मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए जाता है, जिसके बाद काफ़ी देर तक सोचने और समझने के बाद में वो अपने पहले मिशन को सेलेक्ट करता है और उसका पहला मिशन ये होता है कि उसे इस शहर के अंदर मौजूद बहुत सारे पुराने घरों को साफ करना है। और र्यूमा इसी मिशन को इसलिए चुनता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे स्क्रैवेंजर और क्लीनर स्लाइम हैं जो कि धूल मिट्टी और गंदगी को खा के किसी भी जगह को क्लीन कर सकते हैं। और इस तरीके के मिशंस को र्यूमा बिना किसी मुसीबत के बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके र्यूमा किसी टफ मिशन की जगह पे इस क्लीनिंग मिशन को ही चुनता है। जिसके बाद अगले दिन ही उस पुराने घर को साफ करने के लिए जाता है और स्क्रैवेंजर स्लाइम और क्लीनर स्लाइम की मदद से बस कुछ ही घंटों के अंदर ही उस पूरे घर को साफ कर देता है। आगे फिर उस मिशन के कंप्लीट होने के बाद में र्यूमा को एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से उस मिशन को कंप्लीट करने के बदले में बहुत सारा इनाम दिया जाता है और इनाम के साथ साथ उसे एक स्पेशल मिशन भी दिया जाता है और वो मिशन ये होता है कि उसे एक सीक्रेट कैनाल को भी साफ करना है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है और कई सालों से बंद होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी और गंदगी जमा हो चुकी है और अब हालात इतने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि लोग उस जगह के आसपास से गुजरना भी पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से एडवेंचरर गिल्ड के लोग ये मिशन र्यूमा को देना चाहते हैं और अगर र्यूमा उस जगह को पूरी तरह से साफ कर पाया तो उसे एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। आगे फिर उनकी इस बात को सुन करके उस जगह को साफ करने का काम एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद अगले दिन से ही वो उस जगह को साफ करना शुरू कर देता है और बस 3 दिनों के अंदर ही उस जगह को पूरी तरह से साफ कर देता है। और जगह के साफ होने के बाद में वो वापस से थोड़ा आराम करने के लिए अपने घर पे लौट जाता है। जिसके बाद अगले दिन र्यूमा रियनहार्ट के परिवार वालों के साथ मिल करके मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है और इसी प्रैक्टिस के दौरान रियनहार्ट के परिवार वाले र्यूमा को बहुत सारी नई मैजिकल स्किल्स सिखाते हैं जिन्हें सीखने के बाद में र्यूमा की पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि र्यूमा रियनहार्ट की टीम के साथ में गिम्बल सिटी की एक फॉरबिडन केव के अंदर मॉन्स्टर हंटिंग मिशन पे जा रहा है और इसी गुफा के अंदर उन सभी लोग को बहुत सारे लो लेवल के मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें मार करके वो सभी लोग अपना मिशन कंप्लीट करके वापस से घर आ जाते हैं। और फिर अगले दिन ही र्यूमा को एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से एक और हंटिंग मिशन का इन्विटेशन मिलता है जिसमें वो सभी लोग हाई लेवल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते हैं। आगे फिर उसी मिशन के दौरान उन लोग की मुलाकात बहुत सारे हाई लेवल गॉब्लिन से हो जाती है जो कि क्वांटिटी में 1-2 नहीं बल्कि 2000 से भी ज़्यादा होते हैं। और उन सभी गॉब्लिन्स को देख करके वो सभी एडवेंचर्स बिना समय गंवाए हुए उन सभी लोगों से लड़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर तक लड़ने के बाद में उन सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ खत्म होने लगता है। आर्चर्स के पास में एरोज खत्म होने लगते हैं और स्वॉर्ड्समैन भी धीरे धीरे करके थकने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से कोई भी एडवेंचरर हार नहीं मानता है और र्यूमा और वॉर्गन की लीडरशिप के अंदर वो सभी एडवेंचर्स एक साथ मिल करके उन सभी गॉब्लिन्स को हरा ही देते हैं। और उन सभी गॉब्लिन्स को हरा करके
वो सभी लोग चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पे गॉब्लिन्स का कमांडर आ जाता है, जो कि अपने साथ में बहुत सारे इलाइट लेवल के गॉब्लिन्स को उन सभी लोगों को मारने के लिए लाया होता है। वहीं दूसरी तरफ 2000 गॉब्लिन से लड़ने की वजह से वो सभी एडवेंचरर्स पूरी तरह से थक चुके हैं और अब उन लोग के अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो लोग तुरंत ही गॉब्लिन किंग के साथ एक दूसरी लड़ाई लड़ सकें। और इसी वजह से वो सभी एडवेंचरर्स बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और उन्हें अब ये नहीं समझ आ रहा होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। और इसी के साथ में हमारा इस सीरीज़ का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे की कहानी को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।